Hello dear student, welcome to our channel PKP. Today's session we will discuss about menstrual cycle, monthly cycles, जिसको हिंदी में आतर्व चक्र, रजोधर्म या मासिक चक्र के नाम से जानते हैं, जो कि आपका क्लास 12th बायोलॉजी जीव विज्ञान का चैप्टर 3 मानव जनन है। ठीक है, तो उसका एक टॉपिक है, ये छोटा सा टॉपिक है जिसे हर एक इंसान को समझना बहुत ही ज़रूरी है, मेल फीमेल सभी को। ठीक है, तो देखते हैं इस टॉपिक को क्या क्या है, बेसिक इसके सारे फेज क्या क्या होते हैं, हर एक पॉइंट्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आज की लाइफ में तो पहले क्या होता था, बहुत सारे लोग इस पर बात करना पसंद नहीं करते थे, बट अब तो फिर भी इस पर थोड़ी सी जानकारियाँ, नॉलेज इधर उधर, ठीक है, हर चीज़ें बात करना शुरू हो गया है। तो इसके बारे में अभी भी प्रॉपर नॉलेज नहीं है किसी को। ठीक है, तो गलत सी अफवाहें होती हैं जो, तो इसके बारे में सही नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपके क्लास में, आपके चैप्टर्स में ये इसीलिए ही रखा जाता है कि आप अपनी लाइफ साइकिल्स को अच्छे से समझ सकें, जान सकें। तो है क्या ये, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। मादा प्राइमेटों के अंडाशय में होने वाले जनन चक्र परिवर्तनों को आतर्व चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ठीक है, यानी जो फीमेल प्राइमेट्स होते हैं, जैसे बंदर हो गए, कपी हो गए, मनुष्य हो गए, तो इनमें जो फीमेल होती हैं तो उनमें जनन चक्र होता है, जिसे मासिक चक्र या माहवारी या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ये स्त्रियों में परिवर्तन माह में एक बार दोहराया जाता है, अतः इसे माहवारी, क्योंकि एक माह में एक बार होता है तो इसीलिए इसको माहवारी या आतर्व चक्र भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट याद रखना आपको, मेनार्क जिसको बोलते हैं रजोदर्शंस। तो जब ये होता है पुबर्टी स्टेट में, यानी यौना आरंभ होता है जब फीमेल में, लगभग 10 से 14 वर्ष की आयु में जब वो होती हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर उनमें फर्स्ट टाइम पीरियड्स स्टार्ट होता है। तो जब पहली बार किसी भी फीमेल में पीरियड्स होता है तो उसे मेनार्क या रजोदर्शंस बोला जाता है। ठीक है, किस एज में होता है, लगभग ये 10 से 14 वर्ष की आयु में होता है। उसके बाद ये औसतन 28 से 29 या आप कह सकते हैं 26 से 28 दिन के बीच पे आता रहता है। ठीक है, मेनोपॉज, रजो निर्वृत्ति क्या होता है, तो फीमेल बॉडी में एक ऐसा टाइम आता है, एक ऐसी उनकी आयु आती है जब ये हमेशा के लिए बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये लगभग 45 से 50 या आप कह सकते हैं 40 से 50 की आयु में लगभग ऐसा होता है कि पीरियड्स समाप्त हो जाता है फीमेल बॉडी में, कभी फिर पीरियड्स नहीं आता है। ठीक है, तो ये मेनोपॉज या रजो निर्वृत्ति कहलाती है। ये जो पीरियड्स है, दोनों का टाइम पीरियड है, यानी मेनार्क का और मेनोपॉज का, ये जो टाइम पीरियड है जिसमें उनको मेंस्ट्रुअल हो रहा है, ठीक है, मंथली साइकिल उनकी रिपीट हो रही है, तो इसी टाइम पर उनमें गर्भ धारण करने की कैपेसिटी होती है, यानी कंसीविंग करने की कैपेसिटी उनमें होती है। इसीलिए इस एज को, इस रिप्रोडक्टिव एज को क्या बोला जाता है, जनन आयु बोला जाता है, यानी ऐसी एज जिसमें वो रिप्रोडक्शंस कर सकते हैं, गर्भधारण कर सकते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं, रजो दर्शन से रजो निर्वृत्ति तक की जो समय अवधि होती है उसे जनन आयु या रिप्रोडक्टिव एज बोलते हैं। इसी टाइम पर फीमेल फर्टाइल होती हैं, यानी कि वो कंसीविंग कर सकती हैं। अब हम देखेंगे रजो चक्र की कुछ स्टेजेज हैं, कुछ अवस्थाएं होती हैं। तो 4 मुख्यतः फेज होते हैं इसके। ठीक है, रजो चक्र को 4 प्रावस्था में बांटा जाता है, जिसको आप एम पॉल के नाम से समझ सकते हैं। एम फॉर मेंस्ट्रुअल फेज, पी फॉर प्री ओव्यूलेटरी फेज, ओ फॉर ओव्यूलेशंस फेज और एल फॉर ल्यूटल फेज। इसको पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज भी बोला जाता है, या इसको आप ल्यूटियल फेज भी कह सकते हैं। ठीक है, अब एक एक फेज को हम समझते चलते हैं। तो सबसे पहला कौन सा फेज है, मेंस्ट्रुअल फेज होता है। मेंस्ट्रुअल फेज कब होता है, जब भी डेट स्टार्ट होती है, जैसे आज के दिन से पीरियड्स स्टार्ट हुआ है तो लगभग 5 दिन तक ब्लीडिंग होती रहती है, रक्त का स्राव होता रहता है फीमेल बॉडी से, इसे ही बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, रजोस्राव प्रावस्था। कितना ब्लड लगभग निकलता है, तो 50 से 150 ml ब्लड एक बार में, यानी कि जो ये 1 से 5 दिन का समय है, इसमें इतना ब्लड लगभग रिलीज हो जाता है। नो कंसीविंग या गर्भधारण, यानी इस टाइम पर गर्भधारण करने की कैपेसिटी नहीं होती है, क्योंकि इस टाइम पर अंडाणु का निषेचन नहीं हो सकता है, तो गर्भधारण भी नहीं होता है। ठीक है, और ये मेंस्ट्रुअल फेज क्यों होता है, ये तब होता है जब कोई भी स्त्री गर्भधारण नहीं की होती है, तब होता है। ठीक है, और गर्भधारण वो किस अवस्था में नहीं कर पाएगी, जब उसके जो अंडाणु था उसका निषेचन नहीं हुआ है। ठीक है,
कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब महिलाओं में तनाव होता है या वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं तो भी उनमें रजोस्राव नहीं होता है। ठीक है क्या ये ब्लीडिंग यानी रक्त का स्राव होता कैसे है? तो जो उनकी गर्भाशय की दीवार होती है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, खंडन हो जाता है। ठीक है, खंडन होने के बाद उनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, इन हार्मोन्स के रिलीज होने से जब गर्भाशय दीवार का खंडन होता है तो ये ER और PR यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स हैं ये बहुत ही कम हो जाते हैं। जब ये बहुत कम हो जाते हैं तो जो गर्भाशय की दीवार होती है उसमें बहुत सारी धमनियाँ होती हैं, आर्टरीज होती हैं जो कि ब्लड का सप्लाई करवाती हैं। ठीक है, तो वो दीवार को धीरे धीरे ब्लड की सप्लाई कम कर देती हैं और जो गर्भाशय दीवार की कोशिकाएँ हैं वो मृत हो जाती हैं और अंत में वो खंडित हो जाती हैं, टूट जाती हैं और ब्लीडिंग के फॉर्म में वो बॉडी से बाहर निकलती हैं। जब ये अवस्था होती है यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज होता है, इस टाइम पे जो दोनों ओवरीज होती हैं, अंडाशय जो दोनों होते हैं, इनमें लगभग 20 द्वितीयक पुटिकाएँ बनती हैं यानी फॉलिकल एक तरीके से कह सकते हैं कि ग्राफियन पुटिका बनती हैं। ठीक है, तो ये समझना है कि जो दोनों अंडाशय हैं, ओवरीज हैं, इसमें लगभग 20 द्वितीयक पुटिकाएँ जो हैं वो बढ़ जाती हैं यानी एक तरीके से ये तरल पदार्थ हैं तो ये बढ़ जाती हैं जिससे दोनों ओवरीज क्या होती हैं, बड़ी हो जाती हैं। देखने में दोनों अंडाशय अपने शेप में बड़े हो जाते हैं। दूसरा फेज है जो प्री ओव्यूलेटरी फेज, जिसको बोला जाता है पूर्व अंडोत्सर्गीय अवस्था। ठीक है, या पुटकीय अवस्था भी इसको बोला जाता है। ये छठे से 13वें दिन का समय होता है। मान लो आज पीरियड स्टार्ट हुआ तो आज से छठे दिन से लेकर 13वें दिन की जो अवधि होती है वो होती है पूर्व अंडोत्सर्गीय यानी प्री ओव्यूलेटरी फेज। यहाँ पर जो हमारी बॉडी है, फीमेल बॉडी होती है, पीयूष ग्रंथि से FSH हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, फॉलिकल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर पुटिका होती है, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स यहाँ पर निकलता है जिसकी वजह से जो दोनों ओवरीज हैं, दोनों अंडाशय की पुटिकाएं हैं, उनमें और भी ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। ठीक है, उनमें वृद्धि हो जाती है तो वो अपने आप से क्या रिलीज करती हैं, एस्ट्रोजन को रिलीज करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, और ये धीरे धीरे जैसे ये बढ़ती जाती हैं तो पुटिका क्या होती है, एक तरीके से फट जाती है या परिपक्व हो जाती है, बहुत ही बड़ी हो जाती है, तो उसका नाम दे दिया जाता है ग्राफियन पुटिका। यानी कि जो ये 20 वृद्धिशील पुटिकाएं हैं इनमें वृद्धि हो जाती है, ये ER को रिलीज करती हैं, एस्ट्रोजन को रिलीज करती हैं और इनका जो रूप है जब ये और बड़ा हो जाता है तो इसको नाम दे दिया जाता है ग्राफियन पुटिका या ग्राफियन फॉलिक्यूल। ठीक है, ये कितने का होता है, तो ये लगभग 20 mm व्यास का होता है जो कि अंडाशय की ऊपरी सतह पर उभर जाता है। तभी पीयूष ग्रंथि से अभी FSH हार्मोन रिलीज हो रहा था, अब कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, LH हार्मोन, जिसको बोलते हैं ल्यूटिनजाइंग हार्मोन। ठीक है, अब है क्या यहाँ पर, जो ये LH हार्मोन है ये किस फेज में आ जाता है, ओव्यूलेशन फेज में यानी अंडोत्सर्ग अवस्था में आ जाता है। ये होता है पीरियड्स का 14वां दिन, जिस दिन अंडा बनता है। ठीक है, LH की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। LH कहाँ से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है और बहुत ही ज़्यादा इसकी मात्रा बढ़ जाती है जिसको LH सर्ज कहते हैं। ठीक है, तो जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो जो ग्राफियन पुटिका है, ठीक है, तो ग्राफियन पुटिका में से एस्ट्रोजन हार्मोन्स भी बढ़ जाता है निकलना। ठीक है, और ग्राफियन पुटिका फट जाती है और फट कर ये क्या करती है, अपने में से ओव्यूलेशंस करती है यानी डिम्बोत्सर्ग करती है, अंडोत्सर्ग करती है, अंड का निर्माण करती है। तो हम ये कहेंगे कि 14वें दिन अंडा बनकर तैयार हो जाता है, ओवम बनकर तैयार हो जाता है। कैसे होता है, ग्राफियन पुटिका के फटने से होता है। ग्राफियन पुटिका क्यों फटता है, क्योंकि LH की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिससे कि जो ER है, एस्ट्रोजन है, वो बहुत ज़्यादा ही मात्रा में रिलीज होने लगता है और ग्राफियन पुटिका फट जाती है, ओव्यूलेशंस हो जाता है यानी अंड का निर्माण हो जाता है। उसके बाद आता है चौथा फेज जिसको ल्यूटियल फेज बोला जाता है या पश्च अंडोत्सर्गीय फेज भी इसको बोला जाता है। ये कब से कब का समय होता है, 15वें से 28वें दिन का समय होता है। जो ये फटी ग्राफियन पुटिका है इसमें कार्पस ल्यूटिकम का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और जो यहाँ पर अंड बना है
ये कहाँ पर चला जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है और वहाँ पर 1 सप्ताह तक रहता है। ठीक है, अगर इस 1 सप्ताह के भीतर ही इस पे स्पर्म आकर मिलता है यानी शुक्राणु आकर मिलते हैं तो अंडाणु और शुक्राणुओं का क्या हो जाता है, निषेचन हो जाता है और इससे प्रेगनेंसी हो जाती है, यानी कि कंसीविंग धारण हो जाती है, गर्भाधारण हो जाता है। जब गर्भधारण हो जाता है इससे, ठीक है, निषेचन के बाद जाइगोट बन जाएगा, फिर भ्रूण बन जाएगा और ये भ्रूण गर्भाशय में पहुंचकर अपरा यानी प्लेसेंटा का निर्माण कर देता है। ठीक है, तो इसी तरीके से फिर क्या होता है, जैसे जैसे प्रेगनेंसी फिर समय अवधि इसकी बढ़ती जाती है वैसे वैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण होने लगता है और धीरे धीरे कार्पस ल्यूटिकम क्या होता है, विलुप्त हो जाता है। ER-PR भी क्या होता है, स्लो हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर 1 सप्ताह तक ओवम वहाँ पर रहा और फर्टिलाइजेशंस नहीं हुआ, शुक्राणु वहाँ पर आकर निषेचन नहीं किया, तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी और उस टाइम पर क्या होगा, जो गर्भाशय की दीवार है उसका खंडन हो जाता है और फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, मासिक स्राव फिर से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस रहता है। ये चारों फेज याद रखने हैं आपको, जब भी आपके एग्जाम में आता है प्रॉपरली आपको इसी तरीके से लिखना है। तो मैंने क्या समझाया, चारों फेजों में पहले से लेकर 5वां दिन तक जो होता है ये रजोस्राव होता है यानी ब्लीडिंग की अवस्था होती है। ठीक है, उसके बाद आता है 6ठे से लेकर जो 13वें दिन का समय होता है, हम इसको कह सकते हैं ये सेफ पीरियड भी होता है। ठीक है, यानी कि इस टाइम पर कंसीविंग होने के चांसेस नहीं होते हैं क्योंकि अंड का यानी कि जो अंड है अभी वो बना नहीं होता है, ओवम का सिक्रेशन अभी हुआ नहीं होता है। तो इस टाइम पर अगर आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होते हैं यानी कि फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं तो यहाँ पर कंसीविंग के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, अब जो 14th डेज होता है यहाँ पर LH बढ़ जाता है। LH के बढ़ने से यहाँ पर ग्राफियन पुटका फट जाती है और ओवेल्यूशंस हो जाता है यानी कि अंड का निर्माण हो जाता है, ओवम का निर्माण हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 14 डेज पर ये हुआ, 7 दिन तक यानी 21 तारीख तक मान के चलो, ये 1 तारीख से लेकर चलते हैं तो 21 तारीख तक 7 दिन तक अगर यहाँ पर जो फैलोपियन टिप है, निषेचन नली होती है, ये ओवम उसी में चला जाता है। वहाँ पर अगर शुक्राणु आता है, स्पर्म आता है तो दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है और निषेचन होकर दोनों क्या बना देते हैं, जाइगोट बनाते हैं, युग्मक बनाते हैं, फिर भ्रूण बनता है, फिर प्लेसेंटा यानी अपरा का निर्माण होता है और धीरे धीरे ये भ्रूण बड़ा होता जाता है और धीरे धीरे बच्चे का निर्माण हो जाता है और फिर 9 महीने तक पीरियड्स नहीं आता है। ठीक है, लेकिन अगर ओवम यहाँ निषेचन ट्यूब में रहा है 1 हफ्ते तक और कोई भी स्पर्म शुक्राणु वहाँ पर नहीं आया तो निषेचन की क्रिया नहीं होगी। निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो फिर से क्या होता है कि जो गर्भाशय दीवार होती हैं उनका खंडन होना शुरू हो जाता है और फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर से ये मंथली मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती रहती है। ठीक है, तो यही पूरी अवस्था है, ये आपको याद रखना है। तो आई होप ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। सो प्लीज़ अगर आपको पसंद आता है, आपको लिए हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।